हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सी टेट, केवीएस और सुपर टेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए केवीएस, सी टेट और सुपर टेट के लिए मैथ्स और हिंदी लेकर के आता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी लेकर के आया हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको हिंदी का वीडियो एक डाला है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि हिंदी में कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं, उसके बारे में मैंने आपको वहां पर बताया है। तो उस वीडियो के यदि आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आपको ये पता क्लियर हो जाएगा कि उसमें कहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि उसे आप देख लीजिएगा और आपको हेल्प के लिए एक बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। एक बुक आप खरीद लीजिएगा लूसेंट का, ठीक है। एक बुक आप लूसेंट का खरीद लीजिएगा, उसका नीला कवर होता है, लूसेंट के बुक है हिंदी का, उसे खरीद लीजिएगा। कुछ सहायता आपको उससे हो जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करना है, उससे अधिक आपको नहीं करना है। और उस बुक को आपको रख लेना है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उस बुक में आपको देखना है और जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ आपको केवीएस के नहीं, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगा। केवीएस का करवाऊंगा, सुपर टेट का करवाऊंगा, यूपी टेट का करवाऊंगा, बीटेट का करवाऊंगा, ठीक है ना। उसी तरह से जो आपको बीएड वाले एग्जाम होते हैं उनके जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको करवाऊंगा। यदि उन सभी प्रश्नों को आप कर लेते हैं ना तो उससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछने वाला, क्योंकि रिपीट होते हैं बहुत सारे प्रश्न आपको हिंदी के, तो उन्हें आप जरूर कर लीजिएगा। और जो भी टॉपिक होगा उसे आप लूसेंट से देख लीजिएगा, जो एक आध दो टॉपिक होंगे उसे आप लूसेंट से कर लीजिएगा और आपका आसानी से सभी आपको 20 में 20 मार्क्स केवीएस के आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतना आप करेंगे तो इससे अधिक आपको पढ़ना भी नहीं है, उतना कर लीजिएगा तो वो बहुत काफी हो जाएगा हिंदी के लिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी के बारे में। और हिंदी आज मैं केवीएस का जो 2016 और 17 एग्जाम में पूछा गया हिंदी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पिछला वीडियो है उसे मैं 2018 का जो हिंदी केवीएस में पूछा गया था उस पर चर्चा किया था और उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग 2017 और 16 के प्रश्नों को देखते हैं जो कि केवीएस में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब ये देखिए, ये आपको केवीएस 2017 में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि हिंदी से आपको है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्न में से कौन सा विकल्प है, इसको यहाँ पर आपको पहचानना है। तो जानते हैं आपके उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे लग करके उस शब्द का क्या करता है, अर्थ बदल देता है। और प्रत्यय होता है उस शब्द के अंत में लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है, वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि उपसर्ग के बारे में कि इनमें से कौन सा उपसर्ग इसमें यूज हुआ है और वो शब्द है बाइज्जत। अब बाइज्जत में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे यूज हुआ है उसी को बताना है। तो जानते हैं कि इज्जत क्या है, शब्द है, लेकिन इसमें उपसर्ग लगा हुआ है बा, ठीक है ना। यहाँ पर जो उपसर्ग लगा हुआ है वो बा, तो बा कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी में है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इज्जत क्या है, यहाँ पर आपको शब्द है और उसमें बा उपसर्ग लग करके ये बाइज्जत हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, ये आपको बताना है कि इसका विच्छेद कौन सा है। यद्यपि, यद्यपि का क्या होता है विच्छेद, क्या यद्यपि होता है, नहीं, यद्यपि नहीं होता है, यदि अपि होता है। यदि अपि को आप जोड़िएगा तो यद्यपि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यम अपि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद अपि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यद्यपि का विच्छेद क्या होता है, यदि अपि, और दोनों जुड़ेंगे तो बनेगा यद्यपि। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपको बताना है। अर्थात स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। पुस्तक, पुस्तक क्या पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। पुस्तक आपका यहाँ पर जो है ना वो आपको स्त्रीलिंग होता है। अंगीठी भी आपको स्त्रीलिंग होता है, अंगूठी भी आपको स्त्रीलिंग होता है। लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। दही, दही क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये आपको पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर दही क्या हो जाएगा, जो कि पुल्लिंग हो जाएगा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे भी आप याद रखेंगे कि दही क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ये आपका ये कुछ बताना है इसमें, ठीक है ना। तो विद्यालय का विच्छेद कीजिएगा तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, विद्यालय का विच्छेद कर दीजिएगा तो विद्या धन आलय होता है, ठीक है ना। ये आपका विद्यालय होता है, विद्या धन आलय। अर्थात यहाँ पर आ और आ मिलकर के क्या बन रहा है, आ बन रहा है। आ और आ, विद्या में भी क्या है, आ है, और यहाँ पर भी आ है, ये दोनों मिलकर के वो क्या बन रहे हैं, आ बन रहा है।
तो यहाँ पर कौन सा संधि हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका बन रहा है दीर्घ स्वर संधि बन रहा है। विद्यालय में कौन सा स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सूर्य का पर्याय नहीं है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि सूर्य का पर्याय इसमें कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिए, दिवाकर क्या है, सूर्य का पर्याय होता है। रश्मि रथी भी आपको सूर्य का पर्याय होता है और कमलाकर का अर्थ भी आपको सूर्य ही होता है। यहाँ पर देखिए निशाकर दिया हुआ है, अर्थात जो रात्रि करता है। तो रात्रि कौन करता है, चंद्रमा। किसका पर्याय है, चंद्रमा का पर्याय है, ठीक है ना। ये आपका जो है चंद्रमा का पर्याय है। तो यहाँ पर जो सूर्य का पर्याय नहीं है उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पर्यायवाची शब्द आपको बहुत बार पूछे जाते हैं और किसका किसका पूछे जाते हैं उसको आप याद रख लीजिएगा। जैसे नदियों में गंगा का आपका पर्याय बहुत बार पूछा जाता है, उसके बाद नदी का भी पर्याय आपसे पूछा जाता है, गणेश का पर्याय पूछा जाता है, सरस्वती का पर्याय आपसे बहुत बार पूछा जाता है, सूर्य बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सूर्य का भी पर्याय आपसे बहुत बार पूछा जाता है, लक्ष्मी का पर्याय बहुत बार पूछा जाता है, सरस्वती का पर्याय आपसे बहुत बार पूछा जाता है, घोड़ा का पर्याय आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो इन सभी पर्यायवाची शब्दों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। उस बुक में से देख करके आप उनका पर्यायवाची शब्द कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर चंद्रमा का भी आपको पर्याय बहुत बार पूछा जाता है। तो इन सब का आपको पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है, याद रखिएगा तो ही आप 1 नंबर पा सकते हैं, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको जरूर आप याद रख लीजिएगा, इन सभी का पर्यायवाची शब्द। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि किस शब्द में नीय प्रत्यय नहीं है। ये आपको पूछ रहा है कि इसमें नीय प्रत्यय नहीं है। पूजनीय, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूजनीय, पूजन में ईय प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर पूजन में यदि हम ईय प्रत्यय लगाएं तो पूजनीय बन जाता है। तो यही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जो कि पूजनीय है। पूजन में यदि हम ईय प्रत्यय लगाते हैं तो आपको पूजनीय बन जाता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि नीय प्रत्यय नहीं है, इसके बारे में, नीय के बारे में पूछ रहा है ना, लेकिन इसमें कौन सा प्रत्यय, ईय प्रत्यय है। आदरणीय में ध्यान दीजिए, यहाँ पर आदर शब्द है, यहाँ पर ईय प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ वो पूछ रहा है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है, सही विकल्प इसमें बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जब भी आपको किसी शब्द में ये 2 वाले मात्रा अर्थात अ की मात्रा या फिर औ की मात्रा हो जाए, अ की मात्रा हो या फिर औ का मात्रा हो, तो उस स्थिति में वो हमेशा क्या होता है, वृद्धि संधि होता है, ठीक है ना। वो हमेशा वो क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। आपको इतना हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको अ या फिर औ की मात्रा आ जाए, अ या फिर औ की मात्रा आ जाए, तो उस स्थिति में वो हमेशा क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आप याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आकाश है। आकाश का भी आपको पर्यायवाची शब्द याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और भूमि का भी आपको पर्यायवाची शब्द याद रखना है, जो कि आपको बहुत बार पूछा जाता है, उसे उस बुक से आप याद रखिएगा। यहाँ देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि आकाश और जमीन के मिलने का जहाँ आभास हो के लिए निम्नांकित में से सही विकल्प बताइए। इसमें से कौन सा है इसका सही विकल्प। कब, जब आकाश लगता है ऐसा कि जमीन से मिल गया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन गोधूली। तो गोधूली किसे कहते हैं, न तो वो रात हो और न ही दिन हो, अर्थात सूर्य विलुप्त हो चुके हो आसमान से, लेकिन आसमान में अंजोरा हो और आसमान में क्या हो, उजाला हो, तो उस स्थिति में उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोधूली बेला कहते हैं, गोधूली टाइम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आकाश और जमीन जब मिला हुआ आभास होते हैं, प्रतीत होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्षितिज कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, क्षितिज कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। और गोधूली भी आपसे पूछ सकता है। तो गोधूली आपका जब आसमान से सूर्य समाप्त हो चुके हैं, अर्थात न दिखाई दे लेकिन उजाला क्या हो, हल्का हल्का उजाला प्रकाश दिखे, तो उस स्थिति में उसे क्या कहते हैं, गोधूली बेला समझते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि छह वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर के बना है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, सभी ऑप्शन क्या है, गलत है।
जो आपको छ बनता है ना, छ का जो हम लोग विच्छेद करते हैं तो ये आपको क और स से मिलकर बना हुआ है, क हलंत और आपका मूर्धन्य स से मिलकर के आपको छ बनता है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। यदि बनाना चाहते हैं तो इसे आप बना लीजिए, ठीक है ना। ये आपका क और स हो गया, मूर्धन्य स हो गया और इससे मिलकर के आपको छ का निर्माण होता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसलिए आप हमेशा आपको याद रखना है, ये बार बार आपको पूछता है, इसे याद रखिएगा कि छ जो होता है बनता है क हलंत से और मूर्धन्य स से मिलकर के दोनों के संयोग से क्या बनता है, तो आपका ये छ बनता है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है, सही विकल्प इसमें बताना है। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, क्या है, वर्तमान काल है, नहीं वर्तमान काल ये नहीं है, ये क्या है, आपको भूतकाल है, वो पढ़ चुका है, ठीक है ना। ये क्या हुआ है, जो काम है वो बीत चुका है, पढ़ी है अर्थात वो बीत चुका है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको बताना है घर का पर्यायवाची इसमें कौन सा है। ध्यान दीजिए, साधु, साधु क्या घर का पर्यायवाची होता है, नहीं, ये आपका नहीं होता है। गृह क्या होता है, घर का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जटिल अर्थात कठिन, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ वनिता, वनिता का अर्थ होता है आपका स्त्री, ठीक है ना, ये आपका स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है वनिता, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, आगे आ रहा है कि सुख शब्द का विलोम शब्द क्या है, उल्टा शब्द क्या है, विपरीतार्थक शब्द क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ना, दुख होता है, सुख का उल्टा क्या होता है, दुख होता है। कष्ट भी है, लेकिन कष्ट से सबसे सुटेबल कौन सा है, दुख है। दुख जो है कि इसका डायरेक्ट आपका पर्यायवाची शब्द होता है, उल्टा पर्यायवाची नहीं बल्कि विलोम शब्द होता है दुख सुख का, और दुख का उल्टा सुख होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है। इसमें आपको बताना है कि बहुवचन कौन सा शब्द है, वह क्या है, एक वचन है, मैं भी एक वचन है, लेकिन सब क्या है, बहुवचन है। सब यहाँ पर सब के बारे में आपको हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। और तुम भी क्या है, एक वचन है, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी में क्या होता है, तुम एक वचन होता है, यह भी आपको एक वचन का बोध करा है, लेकिन सब क्या है, बहुवचन का बोध करा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका है कि ढ वर्ण किस वर्ग का है। यहाँ पर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, ढ वर्ग कवर्ग का है। कवर्ग में क्या क्या होता है, क ख ग अंग होता है, चतुर्जम यह होता है चवर्ग में, और प म आपका होता है पवर्ग में, टठर ढ अण अर्थात ढ क्या है, टठर ढ वाले वर्ग में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, टवर्ग का अक्षर है, वर्ण है, जो आपका ढ है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी ठीक है। सही विकल्प आपको चुनना है कि किसकी वर्तनी ठीक है और किसकी वर्तनी गलत है। गलत है उसको छोड़ देना है, जो सही है उसी को आपको चूज करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक है पारिचित। यहाँ पारिचित नहीं होता है, परिचित होता है, ठीक है ना। यदि परिचित होता तो इसकी वर्तनी सही होती, लेकिन यहाँ पर लिखा है पारिचित, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रचार, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रचार होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रचार, ठीक है ना। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और परिचार भी क्या है, आपको गलत है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ रही है। जो परिचित होता है ना, परिचित, पारिचित आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि परिचित लिखा होता तो उस स्थिति में क्या होता है, शुद्ध वर्तनी होती, सही वर्तनी होती, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पारिचित, तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको लोकोक्ति दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। इस लोकोक्ति के सटीक अर्थ को दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए, इनमें से सटीक कौन सा अर्थ है। तो क्या करेले और नीम का रस मिलना, गलत है, ठीक है ना। करेले और नीम का संयोग स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है, ये भी क्या होता है, गलत हो गया। यहाँ पर एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना, ये क्या है, सही ऑप्शन है। एक साथ
दो या उससे अधिक दुर्गुणों का होना ही इसको संतुष्ट करता है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ठीक है ना, ये लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का कहने का तात्पर्य यही होता है कि एक के साथ दो या कई दुर्गुणों का होना। मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ रही है और लोकोक्तियां भी आपको याद रखनी है। व्याकरण में से आप वहां से जो बुक है लूसेंट की, उससे आप कुछ लोकोक्तियों को भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न आपको पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है, इसके बारे में आपको पूछ रहा था। अर्ध तत्सम कौन सा है? अक्षर। ये क्या है? आपको अर्ध तत्सम है। ये अक्षर जो है अर्ध तत्सम नहीं है, बल्कि अक्षर जो है ये आपका अर्ध तत्सम है। मैं आशा करता हूँ कि इसे आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है? तो जल पिपासु में आपका तत्पुरुष समास है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ना आपको तत्पुरुष समास है जल पिपासु में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इन सभी को आप याद रखना है और आपको समास और संधि के बारे में भी आपको उस बुक से पढ़ लेना है अच्छी तरह से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको संज्ञा के बारे में बात करना है, कि आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। ठीक है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, जिसमें हम लोग बात करें व्यक्ति की, वस्तु की, ठीक है ना, स्थान की, ठीक है ना, या फिर नाम की। स्थान की या फिर हम लोग बात करें नाम की, तो उस स्थिति में क्या कहलाता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यदि यहीं पर हम लोग भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करें, तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? बुढ़ापा। ठीक है ना, ये आपका बुढ़ापा हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर आपका बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ये क्या है? आपको भाववाचक संज्ञा हो गया। और यदि हम यहीं पर आपका वस्तुवाचक संज्ञा के बारे में यदि बात करें, तो जिस संज्ञा में आपको पदार्थ के बारे में बात किया जाए, पदार्थ के बारे में बात किया जाए, वो क्या है? आपको पदार्थ के बारे में बात किया जाए, वो पदार्थवाचक संज्ञा या फिर वस्तुवाचक संज्ञा हम लोग कहेंगे। और यदि यहाँ पर जाति के बारे में बात किया जाए, तो जाति क्या है? यहाँ पर यदि हम लोग नदी की बात किया जाए, तो नदी से क्या है? सभी नदियों के बारे में आपको बोध होता है, तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जंगल क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि जंगल कहने से सभी जंगल आपको इसमें आ जाएंगे। तो ये सभी क्या है? आपको जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है और आपको उस बुक में भी आपको जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना है और आपको उसे अच्छी तरह से समझ भी लेना है, ताकि आपको अच्छी तरह से सब कुछ पता चल जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या कह रहा है? जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? ठीक है ना, तो पदार्थ के बारे में किससे बोध होता है? वस्तुवाचक संज्ञा से आपको होता है, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा से आपको होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उस बुक में आप इनके बारे में भी अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, ये सभी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक एक दो क्वेश्चन निश्चित है कि आपसे उससे पूछे ही जाते हैं, तो उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य, ये किसका कहना है? ये इसके बारे में आपको बताना है कि यह किस आचार्य का कहना है। ये आचार्य हैं विश्वनाथ आचार्य। इन्होंने ये बात कही थी कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ये आपको विश्वनाथ जी का कहना है। ठीक है ना, विश्वनाथ आचार्य का। तो इसे आप इन्हें आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कामायनी का काव्य रूप इनमें से क्या माना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कामायनी एक महाकाव्य है, इसे आपको याद रखना है कि कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है और इसे जरूर आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आशा करता हूँ इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तपोवन शब्द में कौन सी संधि, ये आपको बताना है। तो तपोवन में आपको विसर्ग संधि हो रही है, यही इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा और इसे आप याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, आपको बताना है। तो जो खड़ी बोली होती है वो आपको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, ये आपको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसे आप याद रखिएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? ध्यान दीजिए, पीना है, ये खाना है, ये आचार है, विचार है, नून है, तेल है, अन्न है और जल है, क्या है? आपको सभी आसानी से आपको ये सभी शब्द समझ में आ रहे हैं और बोलने में भी आसानी हो रहा है। लेकिन आपको जो पीना है, खाना है, ये उल्टा पड़ रहा है। सबसे असंगत क्या है? पीना और खाना, ये सबसे आपका असंगत शब्द है और यही इसका सही
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, असंगत आपको शब्द हो जाएंगे। आचार विचार भी आपको असंगत हो सकता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आचार विचार यदि इनके बारे में बात करें तो ये एक तरह के शब्द हैं, ये नॉन तेल क्या है, एक तरह के शब्द है। अन्न जल भी आपको एक तरह के शब्द है। यहाँ पर भिन्न शब्द क्या है, आचार विचार, तो ये भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन इस दृष्टि से जो हम लोग बोलने की दृष्टि से देखें तो पीना खाना क्या है, सबसे असंगत है और यही इसका आंसर हो सकता है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। हमारी दृष्टि से ये सबसे उत्तम है और यही सही होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और आगे इसमें कह रहा है कि उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं। उस मूल ध्वनि को जिसका खंड न किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण या अक्षर कहते हैं। और वर्ण से ही या फिर अक्षर से ही आपके यहाँ पर शब्द बनते हैं, कोई भी शब्द बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से बहुत बढ़िया से समझ में आ गए होंगे और उन्हें आप याद भी रखे होंगे। यदि याद रखे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।